बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक वो जो फैलती हैं, बढ़ती हैं, जैसे ट्यूमर है, सिस्ट है, कैंसर है, जो चीजें फैल जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, एंजियोजेनेटिक डिजीज बोल सकते हैं। आपके बॉडी में इस डाल की तरह ब्रांचेस हैं, उसके भी ब्रांचेस हैं, जिसे ब्लड वेसल बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, और उसके भी और जैसे इस ब्रांचेस के और आगे निकल सकते हैं और भी आगे निकल सकते हैं। तो उसी तरह से बॉडी में है, जितने ब्रांचेस होने चाहिए उससे अगर ज्यादा ब्रांचेस कहीं हो, यानी कि उस भाग में ज्यादा खाना मिल रहा है, ज्यादा नरिशमेंट मिल रहा है जितनी की उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे में वो वाला भाग बाकी सारे बॉडी से ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, और बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा तो उसे आप बोल देंगे ट्यूमर, उसे बोलेंगे सिस्ट, उसे कोई ना कोई एक नाम देंगे, आउटग्रोथ, कोई ना कोई नाम देंगे। फिर आगे अगर वो वैसा ही कुछ बॉडी के किसी और भाग में दिखेगा तो फिर उसको आप फिर कैंसर की तरफ बोलने की कोशिश करेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा, बॉडी के कहीं कहीं जितने ब्रांचेस होने चाहिए उससे थोड़े कम है, यानी कि वहां ठीक से खाना पहुंच नहीं रहा, तो यानी कि वहां जितने भी सेल्स हैं वो मरने लगेंगे, ठीक से परफॉर्म नहीं करेंगे। तो वो जो वाला सेल होगा, किडनी वाला सेल होगा, वो मरेगा तो हम बोलेंगे किडनी फेलियर। वो हार्ट होगा तो बोलेंगे हार्ट फेलियर, फेलियर शब्द आगे लगा देंगे, राइट। तो आप देखेंगे बीमारी जब होती है तो दो ही तरीके हैं ब्रॉडली, ज्यादा खाना मिलना या कम खाना मिलना। इन दोनों को बैलेंस कर लेंगे, जिस तरह से आप गाड़ी को बैलेंस करते हैं, एक्सीलरेटर होता है और ब्रेक होता है, दो ही चीज होती है। तो एज ए ड्राइवर आपको बैलेंस करना पड़ता है बिटवीन एक्सीलरेटर एंड ब्रेक, राइट, तभी गाड़ी आगे बढ़ती है जिंदगी। अगर इनमें से कोई बैलेंस बिगड़ गया, देन व्हाट वी कॉल एज एक्सीडेंट। इस तरह से अगर हम समझेंगे तो मुझे लगता है ये कॉम्प्लेक्स चीज बड़ा आसानी से ठीक हो सकती है। अब ये थर्ड फ्लोर में है जैसा आप देख रहे हैं, और आप सब मोस्टली चल के ही आए हैं। बस इतना ही अगर आप कर पा रहे हैं तो जो भी आपकी दिक्कतें हैं, मुझे पता है अंदर से, क्योंकि हम तो देखते हैं आप इस तरह के पेशेंट्स को और कई कई साल से देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से बॉडी ठीक कर ही लेती है, चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो। बॉडी की जो रिकवरी की क्षमता है वो बड़ी फास्ट है, बहुत ही मिरेकलस है। लेकिन उसको समझने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। तो आज समझाने पे टाइम बिताते हैं। एक तरह से समझ आप सबकी है। जब भी अगर आप बोलते हैं कि कैंसर है या ट्यूमर है या ट्यूमरस ग्रोथ है, तो चार बातें आपको समझनी होगी, तो सारा खेल समझ आ जाएगा। बना कैसे, रहेगा कैसे और जाएगा कैसे, और वो सारा कंट्रोल आपके हाथ में आएगा। तो इसको समझते हैं, इसको समझने के लिए जो नियम आपको, पहला नियम आपको समझना पड़ेगा, दैट इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये है, चार ही नियम है जिनके मैंने नाम लिए, ध्यान से उनको ज्यादा देखना पड़ेगा। पहला नियम यह है कि हम में से हर एक के बॉडी में एक खास तरह का कैंसर सेल होता ही होता है, उसे हम बोल सकते हैं इंडोलेंट कैंसर सेल। इंडोलेंट कैंसर सेल मतलब ऐसे कैंसर सेल जो बॉडी में तो है लेकिन उसकी वजह से ना तो हम मरेंगे, ना बीमार पड़ेंगे, ना वो आपको परेशान करेगा। इस कछुए की तरह मैं बोलता हूँ टॉर्टोइस काइंड। मानो एक कछुआ इस कमरे के कोने में, कमरा आपका बॉडी है या बॉडी का कोई अंग है, और कछुआ यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पड़ा रहेगा, वो हमें लेक्चर में डिस्टर्ब नहीं करने आएगा, सोता रहेगा। वो जिंदा तो है, राइट, कुछ ना कुछ खाता भी होगा, लेकिन एज इट इज हमें कोई तकलीफ नहीं देगा। तो इस तरह के कैंसर सेल हम में से हर एक के बॉडी में होता ही है। प्रतिशत में अगर बात करें तो जो लोग 40 से ऊपर हैं, ऐसे लोगों के जो मैन, अमंग द मैन 70% के प्रोस्टेट में ये कैंसर मिलेगा ही मिलेगा, इंडोलेंट। मतलब हम में से, जैसे मैं 50 का हूं या होने वाला हूं अगले महीने या इसी महीने, तो अगर मेरी तरह 10 लोग हैं, 10 के अगर हम प्रोस्टेट का कैंसर का टेस्ट करें, पीएसए करें, तो 10 में से 7 लोगों को बोल देंगे तो जबरदस्त कैंसर है। 7 लोग वो ऐसे पाया जाता है कि जिनकी कभी एक्सीडेंट से देहांत होता है, तो तब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब उनके इस तरह के बायोप्सी के सैंपल निकालते हैं, तब ये देखा गया है। ये जितनी सारी मैं बातें बता रहा हूं, उनके सबूत आपको आज ही मिल जाएंगे, एविडेंसेस, रिसर्च पेपर्स आज ही। तो रिसर्च पेपर पे अभी डिटेल ना करके, क्योंकि आज को आपको मिल ही जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 40% महिलाओं के ब्रेस्ट में इस तरह के कैंसर से मिल ही जाएंगे, आउट ऑफ एवरी 10 4 लोग।
राइट। और थायराइड की बात करें, 70% लोगों के थायराइड, सॉरी 100% लोगों के जो 40 साल से ऊपर है, हर एक के थायराइड में कैंसर मिल ही जाएगा। ये अभी तक का जो एविडेंस है वो ये कहता है। मतलब ये जो लोग 40 साल से ऊपर है, कहीं थायराइड का अगर बायोप्सी कराएंगे तो डॉक्टर बोलेगा आपको कैंसर है और इतना ज्यादा है कि आपको कीमोथेरेपी, रेडिएशन, वॉट एवर दे हैव टू डू, राइट। उस लेवल का कैंसर की बात कर रहे हैं। तो ये है पहला नियम। लेकिन असली में ये वो है जो इंडोरेंट बोला जाता है, जो कि आपको तंग नहीं करेगा, जिंदगी भर बैठा रहेगा, वो सभी की बॉडी में। इस पहले नियम के अनुसार हम में से 100% लोग कैंसर पेशेंट हैं, फर्स्ट स्कूल के अनुसार। जितने भी लोग 40 साल से ऊपर है, वी ऑल आर कैंसर पेशेंट दैट वे, डायग्नोस्टिकली वी ऑल आर कैंसर पेशेंट। ये बात तो दिमाग में एक बिठा लीजिए। तो कैंसर सेल होने का मतलब हम बीमार हो गए, ऐसा तो नहीं है, राइट। और अब दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बायोप्सी, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, बायोप्सी माना जाता है कि भाई बायोप्सी में जो लिखित आ गया कैंसर, तो समझ लीजिए कि वो उससे बड़ा कुछ और नहीं, ऐसे माना जाता है। बायोप्सी इज नोन एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ कैंसर डायग्नोस्टिक्स। तो बायोप्सी पे कितना रिलाई करें? मैंने अक्सर देखा है पेशेंट्स को, आप में से कुछ लोगों ने महसूस किया होगा, जैसे ही लिखित पढ़ता है पेशेंट पहली बार कि वो कहीं कैंसर शब्द आ गया, तो बायोप्सी के रिपोर्ट में तो वहीं वो आधा खत्म हो जाता है उसी वक्त, राइट। तो इसको समझना पड़ेगा कि ये कितना रिलायबल है, जो वहां लिखा है उसको कितना माने या कितना नहीं माने, इसको आपको रैशनली सोचना पड़ेगा। दो तरह से आप किसी चीज को विश्वास कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि कितने लोग कितनी बार कितने जोर से बोल रहे हैं, चाहे वो सबूत नहीं भी दे रहे हैं, और दूसरा सबूत क्या कहता है। तो आज हम सबूत की बात करते हैं, ना कि ये कि कौन क्या बोल रहा है। मैं एक ही उदाहरण दूंगा। बायोप्सी क्या होता है यह समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वही आपका आधार है कि बायोप्सी के बेसिस पे बोला कि मैं कैंसर। अब बायोप्सी क्या होता है, जहां पे लगता है कि यहाँ पे ट्यूमर है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ इंफ्लेमेशन है, या घाव भर ही नहीं रहा, तो शायद यहाँ कैंसर ना हो। तो वहां से एक टुकड़ा लेते हैं, उस टुकड़े को स्लाइड में कन्वर्ट करते हैं। वो स्लाइड कुछ ऐसा दिखता है जिसको एक ट्रेन्ड पैथोलॉजिस्ट उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से, फिर वो ट्रेन्ड पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। देखा, उन्हें जो लगा वो बता दिया, राइट। तो इस तरह का यही वाला स्लाइड मैं बात कर रहा हूँ। ये स्लाइड 800 पैथोलॉजिस्ट को अलग अलग बांट दिए गए और बोला कि बताओ ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है या कैंसर है। 33% लोगों ने पैथोलॉजिस्ट बोला कि ये तो नॉर्मल है, और 48% पैथोलॉजिस्ट बोला ये एबनॉर्मल है, 19% ने बोला ये कैंसर है, 19%। यानी कि वो लोग जो उस 19% वाले पैथोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो क्या लेके आएंगे? कैंसर लेके आएंगे। तो एक ही स्लाइड है, गिवन टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पैथोलॉजिस्ट, तो उनके 3 डिफरेंट आउटकम। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए अच्छी तरह से कि जो आपके रिपोर्ट में आ गया वो भगवान का बनाया हुआ आखिरी वाणी नहीं है, वो रिलायबल है नहीं। और इस रिलायबिलिटी है या नहीं है, इसी पे रिसर्च का मैं आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं। पूरा रिसर्च पेपर का कंटेंट मैं आपको आज ही दे दूंगा, राइट। तो अब मान लेते हैं कि कैंसर है ही, ऐसा भी बोलते हैं, तो क्या वो कछुए वाला कैंसर है, या एक और तरह का कैंसर होता है जिसे मैं बोलता हूं खरगोश वाला, जो वाकई में डेंजरस, खतरनाक होता है। मान लो एक खरगोश यहाँ पे हो तो हमें लेक्चर करने नहीं देगा। खरगोश यहाँ से वहां तक जंप करेगा, फिर वहां जाएगा, फिर इधर, राइट, गंदा करके पूरा कमरे को, कमरा आपका बॉडी है, फैला देगा सब जगह गंदगी। तो हम में से कुछ लोगों की बॉडी में ये वाला कैंसर सेल भी हो सकता है, एग्रेसिव कैंसर सेल। उन लोगों की बॉडी में दर्द होगा, उनका हीमोग्लोबिन कम होगा, उनमें कमजोरी आएगी, उनमें अलग अलग जगह पे ट्यूमरस ग्रोथ होंगे। वो लोग कैंसर से मर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में ये है। लेकिन क्या बायोप्सी से ये पता चलता है कि जो हमने कैंसर डिटेक्ट किया है, जो आप देख रहे हैं, ये खरगोश है, कछुआ है? द आंसर इज नो। नहीं पता कर सकते, अभी तक ऐसी कोई साइंस आई नहीं है, ये पता नहीं कर सकते। तो क्या पता वो कछुए वाला हो, क्या पता वो खरगोश वाला, नहीं पता। यानी कि अब आगे का जो आपका इलाज होगा वो तुक्के से होगा, टोटली तुक्के से होगा, राइट। तो ये तो ही एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना होगा। जितने भी डायग्नोस्टिक्स हैं, एक डायग्नोस्टिक्स है पेट स्कैन, जिसपे ज्यादा रिलाय होता है। कई बार हमारे यहाँ पे भी हैं आप में से कुछ भी जिनके नाम लिए कि मैं 4th स्टेज कैंसर पेशेंट हूँ, 4th स्टेज, 4थे स्टेज पे। तो जैसे ही आपके दिमाग में आया, आपके कानों में आया 4थे स्टेज कैंसर पेशेंट से आप मिलने वाले हैं, दिमाग में कैसी पिक्चर आएगी? 4 लोग उठा के लेके आ रहे होंगे, वो सांसें भी ठीक से नहीं ले पा रहा होगा, ऐसे कुछ पिक्चर आएगा ना। लेकिन अक्सर आप देखेंगे 4th स्टेज कैंसर पेशेंट, अक्सर मैं देखता हूँ भागे भागे ही आते हैं,
जितनी स्पीड से वो दौड़ सकते उतनी स्पीड से मैं भी नहीं दौड़ सकता कई बार तो लेकिन उनकी रिपोर्ट में 4 स्टेज है। मैंने आपको तकलीफ क्या है, मैं 4 स्टेज कैंसर पेशेंट, मैं वो तो समझ गया तकलीफ क्या है आपको, नहीं मैं 4 स्टेज कैंसर पेशेंट, तकलीफ ही है राइट। तो कहा कि उसका बेसिस क्या है, फिर वो एक रिपोर्ट निकालते हैं, पेट स्कैन की रिपोर्ट निकालते हैं, उसमें लिखा रहता है हाँ 4 स्टेज कैंसर पेशेंट। तो अब वो उसको तकलीफ नहीं है, लेकिन वो तो रिपोर्ट में तो है। तो अब वो रिपोर्ट कैसे बनती है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जो मैं बोल रहा हूं पहली बात तो जरूरी नहीं कि ये सारा बात आप मानिए, आपके दिमाग में कुछ शक है उसे लिखिए, उस शक पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये इनपुट एक बार ले लीजिए। तो हम पेट स्कैन पे आते हैं। तो पेट स्कैन क्या है कि बॉडी में अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मेरा मुंह ज्यादा चल रहा है ना, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो उनकी एनर्जी ज्यादा खपत हो रही होगी, है ना। तो एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो ग्लूकोज है, शुगर। तो यानी कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ज्यादा ग्लूकोज यूज कर रहे हैं इस वक्त, और अगर मैं एक्सरसाइज करूँ सिर्फ एक हाथ से तो यहाँ के जो सेल्स हैं वो ज्यादा ग्लूकोज यूज करेंगे, खाएंगे उस वक्त, राइट। तो उनको ज्यादा भूख लग जाएगी। तो कौन सा सेल ज्यादा ग्लूकोज खाएगा वो निर्भर करता है कौन सा सेल को हम ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही। अब पेट स्कैन का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि बॉडी का जो सेल ज्यादा ग्लूकोज खा रहा है उसे हम कैंसर सेल मान लेंगे, यही बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन कौन सा सेल ज्यादा ग्लूकोज खा रहा है ये कैसे पता चलेगा? आपके बॉडी में ग्लूकोज डालेंगे, साथ में एक रेडियोएक्टिव मटेरियल डालेंगे ग्लूकोज से बाइंड करके, ताकि जब वो सेल ग्लूकोज खाएगा तो रेडियोएक्टिव मटेरियल जो चमकता है वो चमक हमें फोटो से दिख जाएगी। अच्छा यहाँ चमक ज्यादा है तो यहाँ ग्लूकोज ज्यादा खपत हो रहा है, तो ये जो लोग हैं ये कैंसर सेल है, ये भी कैंसर है, ये भी कैंसर है। चलो ये अगर 3 से 4 3 जगह कैंसर तो बोल देंगे 3 जगह चमक है, बेसिकली ये 3rd स्टेज या फिर 4th स्टेज, राइट। अगर मैं अपने आप को 3rd स्टेज कैंसर पेशेंट बनाना चाहता हूं तो मैं खूब एक्सरसाइज करूंगा, और जहां पे एक्सरसाइज करूंगा वहीं पे चमक आ जाए, ये इसका प्रिंसिपल ही है। तो क्या मैं उस वाले ऑर्गन का कैंसर पेशेंट बन गया? तो एक बात समझिए कि पेट स्कैन का मकसद मतलब यह है कि वो कैंसर नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कौन सा बॉडी का सेल ज्यादा शुगर खाती है, जो कि निर्भर करता है कि उस वक्त उस सेल की भूख कितनी है। मान लो मैं एक मेथड निकालूं कि कौन सा बच्चा ज्यादा शैतान है, इसका मैंने एक तरीका निकाला डायग्नोस्टिक। जो बच्चा ज्यादा खाना खाएगा वो ज्यादा शैतान है। तो क्या ये फिट बैठेगा? वो शैतान भी और ज्यादा भी खाना खाता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हर वो बच्चा जो ज्यादा खाना खाएगा वही शैतान है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा जो कम खाता वो भी शैतान हो, राइट। तो समझिए आप इस पेट स्कैन के फॉर्मूले को, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये नहीं है कि भाई कैंसर डायग्नोस हो रहा है, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये डायग्नोस हो रहा है कि कौन से वाला सेल उस वक्त जब वो पेट स्कैन हो रहा था उस वक्त ज्यादा सेल ज्यादा वो खा रहा था। तो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो 0 है बिल्कुल, मेरे हिसाब जितना मैंने देखा, और वो मैंने देखा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या मेडिकल साइंस इसकी रिलायबिलिटी को 0 मानती है? वो एविडेंस मैंने आपको दे दी है, वो एविडेंस आप दे देंगे आज शाम तक, वो पढ़िएगा इन द फॉर्म बुक आई विल गिव यू, पढ़िएगा जिसको डिटेल में जानना है। तो एक तो ये जो टेस्ट है वो रिलायबल तो है ही नहीं, और मान लो बोलते हैं कि हाँ ये कैंसर है, तो कौन सा वाला कैंसर है, ये वाला है कि ये वाला है, राइट। इनमें से कौन सा वाला है वी डू नॉट नो, राइट। दोनों में से कौन सा कैंसर है? क्या पेट स्कैन बता सकता है कि चलो ये कैंसर है, विच वन? क्योंकि कैंसर सेल तो बॉडी में होते ही हैं, सभी के होते हैं, राइट। और तो कौन सा वाला कैंसर सेल है वी डू नॉट नो। अगर कछुए वाला कैंसर सेल है तो कोई इलाज की जरूरत नहीं, बिकॉज वो तो हर एक के बॉडी में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, मान लो बायोप्सी जब करते हैं, एक बात याद रखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उससे पहले मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये है, अब इसको ध्यान से देखिए, ब्रेस्ट मेमोग्राम। ये मेमोग्राम का आप देखिए, मेमोग्राम में किस तरह से होता है कि ब्रेस्ट को प्रेस करते हैं, और प्रेस करके बोला यह जाता है कि फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींच के हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई कैंसर है या नहीं है। मकसद यही है, आधे घंटे का प्रोसेस होता है, और तब तक उसको प्रेस किया जाता है ब्रेस्ट को जब तक कि वो महिला चिल्लाए ना या उसको बहुत ज्यादा दर्द ना हो जाए। अब दर्द क्यों होता है और इससे क्या पता चलता है, इसको समझिए। आप कोई भी फल लीजिए, अभी आम का सीजन है, आम ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, आप उसको अच्छी तरह दबाइए, जितना हो सके दबाइए, दबा के रख दीजिए। 2 दिन बाद या 1 दिन बाद क्या देखेंगे, वो सड़ चुका होगा, है ना। उनके वो आम के या वो संतरे के अंदर के जो सेल्स हैं वो टूट चुके होंगे। तो ब्रेस्ट के साथ भी ऐसे ही होगा, बार बार तेजी से दबाएंगे तो यानी कि सेल्स टूट रहे हैं। जब सेल टूटते हैं तो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ये पता है।
कैंसर क्या है कि जब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए लेकिन रुके ना कभी, दैट इज कॉल्ड कैंसर। जिस तरह से मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पे टूट गया है या छेद हो गया, आप उसको हील कर रहे हैं पत्थरों से, उसे मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन मरम्मत होने के बाद भी मरम्मत का प्रोसेस चालू रहे, ईंटें आप इकट्ठे करते जाएं और सीमेंट लाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे फोड़ा हो जाएगा। तो व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग विच नेवर स्टॉप्स, दैट इज व्हाट इज कैंसर। कैंसर का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म सिर्फ इतना है कि जो वुंड हीलिंग का मैकेनिज्म और कैंसर का मैकेनिज्म सेम है, फर्क सिर्फ इतना है, वुंड हीलिंग में यानी कि जो जख्म की हीलिंग में एक टाइम के बाद वो हीलिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है, जबकि कैंसर वो रहता है। चांस है आप अपने बॉडी के किसी ऑर्गन को बहुत ज्यादा इंजर करेंगे, उसकी वुंड हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट तो हो जाएगी लेकिन खत्म कभी नहीं होगी, दैट बिकम्स अ कैंसर।